हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने HSC CET का बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसकी काफ़ी क्लासेस हो भी चुकी हैं। और साथ साथ में हम जो MCQs हैं उनकी सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। जब जब टाइम मिलता है हम MCQs भी करवाने की कोशिश करते हैं, जो यूनिट कंप्लीट होती है उससे। तो ये जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट है, इसको हमने कंप्लीट करवा दिया था। इसकी जो इस पूरा सिलेबस दे रखा है, उसको उन सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। पहले आई विल सजेस्ट कि आप ये जो इसकी वीडियो है पूरे सिलेबस की वहीं देखें, तब आपको जब टॉपिक्स समझ आ जाएंगे फिर आप ये MCQ सीरीज वाली वीडियो जो है वो लगाना। तो इससे आपको अगर चीज़ें समझ आई हुई हैं तब उनसे MCQs सोल्व करते हैं तो फिर उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है, और वो एक सही तरीका भी है। ठीक है, तो आज हम MCQs बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सवाल है वो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद, यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो किससे कंसर्न होता है, मेनली किस बारे में बात होती है उसके अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म एक्टिविटीज, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये आपके ऑप्शन है। अब इनको एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो हमने बात की थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस क्या होता है, पैसा। जो एक बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस पैसा होता है उसको मैनेज किया जाता है। अब उसका मैनेजमेंट कैसे इंश्योर किया जाता है। अब बिजनेस को पैसे की जब रिक्वायरमेंट होती है तो पहले वो उस पैसे को बिजनेस के अंदर लेके आता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ फंड्स किया जाता है, फंड्स को लेके आया जाता है बिजनेस के अंदर। फिर जब पैसा एक बार बिजनेस में आ गया तो फिर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसको एक अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, ताकि जो फंड्स हैं, जो पैसे हैं, उसको प्रॉपरली यूज किया जा सके और एक बिजनेस का जो मेन पर्पज है प्रॉफिट अर्निंग का, उसको कंप्लीट पूरा किया जा सके। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, उसके अंदर लिखा है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म एक्टिविटी। एक्वायरिंग का मतलब लेके आना और यूटिलाइजिंग का मतलब यूज करना। तो बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर करना, उनको लेके आना और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, किसके लिए, फॉर फर्म्स एक्टिविटी, जो बिजनेस है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, उसके अंदर जो हम काम करते हैं उनके लिए। ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है। सेकंड है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, कि फंड्स के अरेंजमेंट करना। भाई बिजनेस के अंदर हमें पैसे की ज़रूरत है तो उसकी अरेंजमेंट करना, वो प्रोवाइड करना। थर्ड ऑप्शन है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसको एफिशिएंट करना, यानी कि एफिशिएंटली एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना बिजनेस का। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की प्रॉफिट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो अब आप बताओ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनमें से कौन सा है, मेन किस बारे में बात करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखें हम, तो क्या प्रॉफिट को ज़्यादा करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना ही एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है? क्या मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। देन सेकंड देखें, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, की मैनेज करना बिजनेस को। तो मैनेज करने का बिजनेस तो सिंपल जो मैनेजमेंट होता है उसका होता है, कि जो पूरा बिजनेस है उसको मैनेज करना एफिशिएंटली। देन अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, कि फंड्स की अरेंजमेंट करना। अब ये वाली बात है, ये काम जो है वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, लेकिन सिर्फ यही काम नहीं होता फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सिर्फ फंड्स को बिजनेस के अंदर लेके आने का ही काम नहीं होता, उन पैसों को बिजनेस में लाने के बाद उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी इंश्योर किया जाता है, कि वो प्रॉपरली यूज किए जाएं पैसे। ये चीज़ का भी मेनली जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न होता है, इस चीज़ के बारे में भी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर बोला गया है कि ऑल एस्पेक्ट्स, सारे एस्पेक्ट, सारी चीज़ें रिलेटेड विद एक्वायरिंग, फंड्स को एक्वायर करने, बिजनेस के अंदर पैसे को लेके आने और उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन का जो काम है वो होता है मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, किसके लिए, फॉर फर्म्स एक्टिविटीज, बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए। तो आंसर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू, जो कैपिटल बजटिंग का कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ये किससे रिलेटेड होता है, क्या होता है कैपिटल बजटिंग। तो हमने बात की थी जब हमने जो वीडियो इसके जो सिलेबस वाली वीडियो है इसके उसके अंदर बात की थी कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है, आपकी ये टॉपिक है। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है, जब हम पैसे को हमारे बिजनेस के अंदर ले आते हैं, ठीक है, तो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जो वर्क होता है वो आता है कैपिटल बजटिंग के अंदर। यानी कि पैसा हम एक बार बिजनेस के अंदर ले आए तो उस पैसे को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो काम आता है कैपिटल बजटिंग के अंदर। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अब पैसे को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। जो पैसा है बिजनेस के अंदर, जो फाइनेंस है, उसको दो तरह से यूज करते हैं। एक तो उन एक्टिविटीज़ के लिए जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ है बिजनेस के अंदर, जो डेली का जो काम होता है, उनके लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। और एक कुछ पैसे की हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसके अंदर जैसे हमें कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदनी पड़ी या कोई मशीनरी वगैरह खरीदनी पड़ी, तो अगर इनके अंदर हम पैसा लगाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको बोला जाता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के अंदर हम देखते हैं कि हम किन लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि कैपिटल बजटिंग में हम डिसाइड करते हैं कि किस एसेट्स के अंदर कौन सी मशीनरी, कौन सी बिल्डिंग जो है वो हमें खरीदनी चाहिए, उनके अंदर हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, उससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये जो डिसीजन है ये लिया जाता है कैपिटल बजटिंग के अंदर। तो कैपिटल बजटिंग किससे रिलेटेड हुआ, लॉन्ग टर्म एसेट से, शॉर्ट टर्म से, या दोनों से, या फिक्स्ड एसेट से। अब अभी बात की कि जो लंबे लंबे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक पैसे जो है हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, उनसे रिलेटेड डिसीजन जो है कैपिटल बजटिंग के अंदर लिए जाते हैं। तो कैपिटल बजटिंग किससे रिलेटेड होगा, लॉन्ग टर्म एसेट से। ठीक है, तो राइट जो ऑप्शन है वो आ जाएगा ये ए, कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एसेट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द कंपनीज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज। एक कंपनी की एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड ऑल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, या एवरेज कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। अब बात करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की पहले, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, एवरेज पे बाद में आएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या काम करता है, फंड्स को बिजनेस के अंदर लेके आता है और फिर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है कि उनको अच्छे से यूज किया जाए। तो अब जब पैसों को बिजनेस के अंदर लाया जाएगा, कहाँ से लाया जाएगा, बाहर से। तो बाहर से हम जब पैसे को ला रहे हैं तो उस पैसे की हमें कुछ कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। वो कॉस्ट क्या होगी, अब देखो हम लोन ले रहे हैं पैसे लाने के लिए, बिजनेस में हम लोन ले रहे हैं, तो अब जिस पार्टी से हम लोन ले रहे हैं हमें उन पैसों पे, उस लोन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ये जो इंटरेस्ट की हम पेमेंट करेंगे ये होती है कॉस्ट उस कैपिटल की। ऐसे ही हम इक्विटी के थ्रू अगर पैसे ला रहे हैं बिजनेस में, इक्विटी को इशू करके, इक्विटी शेयर से, तो अब इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी, इक्विटी के ऊपर हमें क्या पे करना पड़ता है, डिविडेंट। तो वो जो डिविडेंट हम पे करेंगे वो इस इक्विटी की कॉस्ट होगी, वो जो कैपिटल हम इक्विटी से ला रहे हैं उसकी कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। जब हम पैसे बिजनेस के अंदर लेके आते हैं उनके ऊपर हमें जो जिस पर्सन से, जिस एंटिटी से हम वो पैसे ले रहे हैं उनको कुछ रिटर्न में भी देना पड़ेगा, तो वो जो रिटर्न पे करना पड़ेगा वो होगी कॉस्ट उस कैपिटल की। अब बात करें एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट क्या होगी। अब सीधा अगर बात करें एवरेज क्या होता है, एवरेज वो होता है अगर जो टोटल कोई भी चीज़ है उसको हम उनके यूनिट से या कंपोनेंट से अगर डिवाइड कर दे तो वो एवरेज आ जाती है। ठीक है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, एवरेज क्या होता है, मान लो 100 कुछ चीज़ें हैं, टोटल 100 यूनिट है और 10 एक कंपोनेंट्स है, मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो एवरेज क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इस तरह से मतलब टोटल को कंपोनेंट से डिवाइड करते हैं हम तो एवरेज आती है किसी भी चीज़ का। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। अब अलग अलग सोर्सेज की अलग अलग कॉस्ट होती है। जैसे हम जो बिजनेस के अंदर पैसे लगा रहे हैं, डिबेंचर से लगा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर से लगा रहे हैं और इक्विटी से लगा रहे हैं, इन 3 सोर्सेज से हम बिजनेस के अंदर पैसे लगा रहे हैं। तो अब जो डिबेंचर्स हैं उनकी कॉस्ट अलग होगी, मतलब डिबेंचर्स से जो पैसे लाए हैं उनकी कॉस्ट मान लो 10 रुपये है, प्रेफरेंस से अगर हम पैसे लाए हैं उनकी कॉस्ट 20 रुपये है, और इक्विटी से हम
जो फंड्स ला रहे हैं उनकी कॉस्ट 30 रुपीज़ है। ऐसे है इनकी कॉस्ट कि डिबेंचर से जो हमने पैसे लिए उनके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो हम मान लेते हैं कि 10 रुपीज़ डिबेंचर से कॉस्ट है, प्रेफरेंस से 20 है। तो अब हम देखें हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो इन तीनों सोर्सेज को टोटल जो कंपोनेंट्स इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 60। हमारी टोटल कॉस्ट 60 है, लेकिन हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं, 1, 2 और 3 कंपोनेंट है। तो अब टोटल को हम कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 20। तो ये 20 जो आई है ये क्या है, ये होगी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप होप कि आपको समझ आ गई होगी। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, इनमें से अब देखो, अब आप ऑप्शंस को रीड करो। द एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यानी कि जो इक्विटी और जो डिबेंचर्स हैं उनकी एवरेज कॉस्ट, या फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी एवरेज कॉस्ट, या फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स की एवरेज कॉस्ट, या ऑल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए हम जो पैसे लेते हैं, जिन सोर्सेज से हम पैसे कलेक्ट करते हैं वो उनकी कॉस्ट, या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स की कॉस्ट। तो अब देखो शॉर्ट टर्म फंड वाली तो होती नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम उन चीज़ों को कंसीडर करते हैं जो जैसे इक्विटी से हम पैसे ले रहे हैं, प्रेफरेंस से ले रहे हैं, या डिबेंचर से ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो सिर्फ इक्विटी और डिबेंचर्स मेंशन किए गए हैं, लेकिन हम पैसे तो प्रेफरेंस से भी ले सकते हैं, या और अदर लोन भी वगैरह हैं, बैंक वगैरह से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनसे भी पैसे ले सकते हैं। तो सिर्फ 2 चीज़ों की एवरेज कॉस्ट ही एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। देन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी एवरेज कॉस्ट नहीं, फिर हम डिबेंचर से भी तो पैसे ले सकते हैं, उनकी कॉस्ट तो इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में मेंशन है एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स के अंदर दोनों आ गए, इक्विटी शेयर्स भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी। देन एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड ऑल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। अब ऑल सोर्सेज में सारे सोर्सेज आ गए, डिबेंचर्स भी आ गए, और जो लोन वगैरह हम लेते हैं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो भी आ गए। यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए जो सोर्सेज होते हैं फंड्स के, जहाँ से हम एक बिजनेस पैसे ले सकता है, वो सारे आ गए। इन सब की एवरेज कॉस्ट ही होती है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस तरह से जो थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, द एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स और ऑल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, ये होती है एवरेज कॉस्ट। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट माइनस कर दे वो, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दे ये, या फिर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज माइनस कर दे वो, या करंट एसेट्स, इनमें से कौन सी होती है नेट वर्किंग कैपिटल। अब ये हमने वर्किंग कैपिटल जब समझी थी तब इनकी बात की थी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस के डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए जो हमें पैसे फंड जो की रिक्वायरमेंट होती है, या जो कैपिटल हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब इसके अंदर भी 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होती है ग्रोस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स होती हैं वो होती है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। यानी कि करंट एसेट्स हम क्यों रखते हैं बिजनेस के अंदर, हमारी जो डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हमें जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। अब करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, करंट एसेट्स में आती है इन्वेंट्रीज है, स्टॉक है, या फिर कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट का बैलेंस है, ये चीज़ें आती हैं करंट एसेट्स के अंदर। तो इन चीज़ों का हम किस लिए यूज़ करते हैं, बिजनेस के अंदर जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए यूज़ करते हैं कि भाई कोई पेमेंट करनी पड़ गई तो उनके लिए हम करंट एसेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है ये होती है इक्वल टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को ही ग्रोस वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, नेट वर्किंग कैपिटल होती है जो करंट एसेट्स हैं उनमें से अगर करंट लाइबिलिटीज़ को हम माइनस कर दें तो हमारी नेट बच जाती है वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल बच जाती है। फिर करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें, ये आपको याद रखनी है। तो अब इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हम तो राइट क्या हो जाएगा, एसेट्स में से माइनस करें फिक्स्ड एसेट्स, ये भी नहीं होती, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्वेंट्रीज ये भी नहीं होता, और करंट एसेट्स ये तो होती है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दे तो वो बच जाती है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बता भी रखा है वर्किंग कैपिटल क्या होती है।
मूव करते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। ये नोट का हमेशा ध्यान रखना, इससे काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ने में एक नोट को एक तरह से कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। तो इससे तो अब इनमें से पूछा है कि यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है। बॉन्ड इज ए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, कि जो बॉन्ड होते हैं वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होते हैं। अब बॉन्ड क्या होते हैं, पहले ये समझते हैं बॉन्ड क्या होते हैं। जो हम डिबेंचर्स की बात करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, एक तरह से डिबेंचर्स में क्या होता है, हम लोन लेते हैं। तो जब लोन लिया जाता है तो लोन के ऊपर पहले से ही, जब हम लोन लेते हैं तो पहले से ही इंटरेस्ट की जो रेट है कि कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कितने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है हमें डिबेंचर्स पे, वो पहले से फिक्स्ड होती है कि 10% पे हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 8% पे कर रहे हैं, तो ये जो रेट है ये पहले से ही फिक्स होती है। तो इसीलिए जो डिबेंचर्स होते हैं इनको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी बोला जाता है, क्योंकि इन पे फिक्स्ड हमें कोई पेमेंट करनी होती है, या अगर हमने खरीद रखे हैं तो हमें फिक्स्ड इनकम मिलती है। और जो बॉन्ड होते हैं ये कुछ अलग नहीं होते, ये बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं डिबेंचर्स ही बॉन्ड होते हैं, मतलब ये सेम ही होते हैं डिबेंचर्स और बॉन्ड। तो बॉन्ड के ऊपर भी हमें एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है, या अगर हमने बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। तो इसीलिए जो बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि इनके ऊपर जो इनकम होती है वो फिक्स्ड होती है। अब एक इक्विटी होती है, इक्विटी में हमें डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड किस पे डिपेंड करता है, डिविडेंड की रेट जो है, कितना डिविडेंड मिलेगा, ये डिपेंड करता है उस कंपनी के प्रॉफिट्स पे कि उसके कितने प्रॉफिट हुए। तो उस प्रॉफिट जितने ज़्यादा प्रॉफिट होंगे उतना ही ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इक्विटी वाले जो सिक्योरिटीज होती हैं उन पे फिक्स्ड इनकम नहीं होती, वहाँ पे क्या पता बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। लेकिन डिबेंचर्स पे या जो लोन हम लेते हैं, जिसमें हम बॉन्ड्स को भी इंक्लूड करते हैं, बॉन्ड्स, उनके ऊपर पहले से ही रेट फिक्स्ड होती है, चाहे प्रॉफिट 100 रुपीज़ हो, चाहे प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट 10 रुपये हो, या फिर प्रॉफिट चाहे माइनस में हो, मतलब लॉस हो चाहे। लेकिन तो जो डिबेंचर्स हैं, जो लोन्स हैं या जो बॉन्ड्स हैं, उनके ऊपर जो रेट पहले से डिसाइड है वो पेमेंट करनी ही पड़ेगी, यानी कि वो उनके ऊपर फिक्स्ड होती है इनकम। तो इसीलिए बॉन्ड्स को बोला जाता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। नेक्स्ट, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ये बात जो है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हम ऑप्शन में हमें जो सही नहीं है, नॉट ट्रू है, उसको ढूंढना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इट प्रोमिसेज फिक्स्ड अमाउंट टू द होल्डर्स, यानी कि जो बॉन्ड्स होते हैं, अब ये स्टेटमेंट जो है ये सेकंड से ही रिलेटेड है। जो बॉन्ड की हमने बात की कि बॉन्ड जो है एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, देन इट प्रोमिसेज फिक्स्ड अमाउंट टू द होल्डर, यानी कि जो जिसने भी बॉन्ड ले रखे हैं, जो बॉन्ड का होल्डर है, उसको ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो सिक्योरिटी है, वो उसको फिक्स्ड अमाउंट प्रॉमिस करती है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ही आपको मिलेगी। तो अब ये बात थी बिल्कुल सेम, यही यहाँ पर लिख रखी है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है तो फिक्स्ड अमाउंट ही मिलेगी होल्डर को, उसी का प्रॉमिस होगा। देन इट हैज़ ए मैच्योरिटी पीरियड, कि एक मैच्योरिटी पीरियड होता है बॉन्ड्स का। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, मान लो हमने 10 साल के लिए बॉन्ड जो है वो इशू किए हैं, 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किए हैं। तो ये ए पर्सन है, इसने बॉन्ड इशू किए हैं, और बॉन्ड इशू किए हैं ए पर्सन ने, और ये सी पर्सन है, इस सी पर्सन ने इससे बॉन्ड खरीदे हैं। तो अब बॉन्ड खरीदे हैं सी पर्सन ने, तो बॉन्ड खरीदने का मतलब क्या है कि इस सी पर्सन ने इस बॉन्ड की वैल्यू ए को दी है, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये सी को मिल गया कि भाई सी ने ये बॉन्ड ओन कर रखे हैं। तो अब 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किए ना, तो 10 साल के बाद ये जो ए है ये वापस से इसके पैसे जो हैं सी के, वो वापस से रिटर्न कर देगा। तो वो जो 10 साल का टाइम पीरियड है वो होती है मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि मैच्योरिटी डेट की कितने टाइम पीरियड के लिए जो बॉन्ड इशू किए गए हैं। अब ये तो नहीं है कि भाई जो पैसे एक बार बॉन्ड में इशू कर दिए या डिबेंचर्स में इशू कर दिए वो परमानेंट उसी के रहेंगे, वो सिर्फ इंटरेस्ट लेगा, ऐसा तो नहीं होता। पैसे वापस तो देने पड़ते हैं। जब हम किसी से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, उसके बाद वो हमें वापस रिटर्न करने होते हैं पैसे। तो वो जो रिटर्न करने की डेट है कि किस डेट को वापस पैसे रिटर्न किए जाएंगे, वो होती है मैच्योरिटी डेट। तो जो बॉन्ड्स होते हैं उनका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बॉन्ड्स जो है उनका ये नहीं होता कि उनको कभी पेमेंट नहीं करनी पड़ती वापस, उनका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, उनको वापस रिटर्न करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन जो है वो भी बिल्कुल सही हो गया।
फोर्थ जो ऑप्शन है वो है व्हेन द कंपनी मेक लॉसेज, कि जब एक कंपनी लॉस होते हैं कंपनी के अंदर, पेइंग इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इज नॉट मैंडेटरी टू द बॉन्ड होल्डर्स, कि जब एक कंपनी के अंदर लॉस होते हैं तब मैंडेटरी का मतलब है कि कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं होता कि जो इंटरेस्ट है बॉन्ड्स के ऊपर उसकी पेमेंट की जाए, यानी कि इंटरेस्ट की पेमेंट करना कंपलसरी नहीं होता। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अभी हमने बात की थी कि बॉन्ड्स जो होते हैं, जो लोन होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे कंपनी के अंदर लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो फिक्स्ड होती है और वो करनी ही पड़ती है, कंपलसरी होती है। तो इसके अंदर बोला गया नॉट मैंडेटरी, यानी कि कंपलसरी नहीं होती। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ये बॉन्ड के बारे में ये जो स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट जो ऑप्शन है वो भी ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बता रखा है यहाँ पर बॉन्ड के बारे में क्या होता है, आप पढ़ लेना। बॉन्ड जो है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होते हैं, हाई सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट है, कौन गवर्नमेंट स्टेट या म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो इश्यू करती हैं, इनकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, और जो इशूअर है उसको प्रिंसिपल है उस डेट के ऊपर रिसीव करना होता है, मतलब जो अमाउंट है वो रिटर्न की जाती है इस मैच्योरिटी डेट पे, और जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो इन्वेस्टर्स को पे किया जाता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट्स हो, वो फिक्स्ड पहले से ही मैंडेटरी होता है पेमेंट उसकी करना। ठीक है, ये बॉन्ड के बारे में। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डैश इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और अमोर्टाइजेशन, कि इनमें से कौन सा एक कम्बिनेशन है वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल, अलग अलग कैपिटल के सोर्सेज का। अब हमने बात की थी जब सिलेबस वाली जो इसकी वीडियो थी उसके अंदर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कि हम अलग अलग सोर्सेज से कैपिटल जो है वो ले सकते हैं, डिबेंचर से ले सकते हैं, इक्विटी से ले सकते हैं, प्रेफरेंस से ले सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस डिबेंचर्स का, प्रेफरेंस का और इक्विटी का ये जो कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन को अलग अलग सोर्सेज से जो कैपिटल का के जो सोर्सेज हैं उनका कम्बिनेशन, उसको क्या बोला जाता है? वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है या कैपिटलाइजेशन होता है या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है या अमोर्टाइजेशन? तो अब इसका आंसर के लिए आपको इन चारों ऑप्शंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, इन टर्म्स का, कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है और अमोर्टाइजेशन क्या होता है। तो अब इनका एक बार इनका मीनिंग क्लियर करते हैं। यहाँ पर स्लाइड, हाँ यहाँ पर देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर हम प्रपोर्शन डिसाइड करते हैं, प्रपोर्शन या आप रेशो से समझो, रेशो डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे हम किस सोर्स ऑफ कैपिटल से लेके आएंगे। मान लो जब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, थ्योरीज भी पढ़ी थी, हमने इसके बारे में क्या बात की थी, जैसे हम डेट और इक्विटी का लेके चलते हैं कि हमें 100 रुपये की नीड है, 100 रुपये हमारे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, तो उन 100 रुपये में से हम कितने पैसे इक्विटी से लाएंगे, कितने डिबेंचर से लाएंगे या लोन से लाएंगे। तो इनका जो रेशो होगा, मान लो हम 30 रुपीज़ जो है वो डिबेंचर से लेके आएंगे, उनको इशू करके, और 70 रुपीज़ इक्विटी से लाएंगे। तो ये जो 3:7 का जो रेशो बना डेट टू इक्विटी का, ये रेशो, ये प्रपोर्शन ही होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम यही डिसाइड करते हैं कि जो प्रपोर्शन है अलग अलग सोर्सेज का, अलग अलग सोर्सेज ऑफ कैपिटल का, वो क्या होगा, वो डिसाइड करते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक स्पेसिफिक रेशो होता है ये डेट टू इक्विटी का, कि कितनी हम डिबेंचर्स यूज करेंगे, कितनी इक्विटी यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है कैपिटलाइजेशन। अब ये कैपिटलाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में और कैपिटलाइजेशन में, इसको आप अच्छे से समझना। अब देखो, कैपिटलाइजेशन में हमने बात की रेशो की, कि डेट और इक्विटी का क्या रेशो होगा, वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अमाउंट, कि कितनी अमाउंट जो है हम डेट से लेंगे, कितनी इक्विटी से लेंगे, कितनी प्रेफरेंस से लेंगे, वो जो अमाउंट होती है वो होता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के अंदर भी हम यही डिसाइड करते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं उनसे हम कितना कितना पैसा लाएंगे। मान लो 10,000 रुपये की हमें नीड है, तो वो 10,000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे, यानी कि हम 5,000 रुपये इक्विटी से लाएंगे, 2,000 रुपये हम प्रेफरेंस से, 3,000 रुपये हम डिबेंचर से। तो इसके अंदर हम अमाउंट की बात करते हैं, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम रेशो की बात करते हैं। एक तरह से ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ये क्वालिटेटिव एक
होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर हम नंबर्स की बात नहीं करते, हम एक तरह से प्रपोर्शन या अमाउंट की बात करते हैं। लेकिन कैपिटलाइजेशन जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी, जहां पर नंबर्स की बात की जाए। तो अब आप ये मत सोचना कि रेशियो है तो नंबर हो गए, 3:2 का रेशियो है, ये नंबर नहीं होता है, ये क्वालिटेटिव टर्म्स होती हैं और ये क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रेशो की बात करता है, वो प्रोपोर्शन की बात करता है। लेकिन जो कैपिटलाइजेशन है वो बात करता है कि जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल उनसे कितनी कितनी अमाउंट हम लाएंगे, यानी कि हमारा जो एक तरह से हमारी जो सोर्सेज होंगे कैपिटल के, हमारी जो कैपिटल होगी उसमें मतलब किस सोर्स से हमें कितनी कैपिटल मिली हुई है। तो वो जो एक तरह से ग्राफ होगा, वो जो फॉर्मेट होगा जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि कितनी कैपिटल हमने कहाँ से ली है, उसको बोला जाएगा कैपिटलाइजेशन। लेकिन जो रेशो होगा, उनका प्रपोर्शंस होगा, उसको बोला जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टर्म है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज हैं कि लंबे टाइम के लिए हमें जो पैसों की रिक्वायरमेंट है वो हम कहाँ से फुलफिल कर रहे हैं, उनके रेशियो प्रोपोर्शन की बात करते हैं इनमें, कैपिटलाइजेशन में भी और कैपिटल स्ट्रक्चर में भी। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम जो हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और जो लॉन्ग टाइम पीरियड दोनों के लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट है, उन पैसों को हम कैसे फुलफिल करते हैं, वो कि कहाँ कहाँ से हमने वो पैसे लिए हैं, उन पूरी चीज़ों का जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोला जाएगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम सारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी सबके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल कहाँ से लेके आए उनकी बात करते हैं। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म की। और कैपिटलाइजेशन में हम अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट की। ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, क्वांटिटेटिव। एक तरह से कैपिटलाइजेशन से हमें पता चलता है कि किस कॉस्ट, मतलब एक कॉस्ट पता चलती है कि कौन सी वैल्यू की एसेट्स की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट की बात होती है, ना कि रेशो की। देन एक और कंसेप्ट, वो टर्म है अमोर्टाइजेशन। अब ये अमोर्टाइजेशन क्या होता है? ये इन तीनों चीज़ों से थोड़ा अलग है। अमोर्टाइजेशन में क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसी एसेट्स होती है जिसके ऊपर हम, मतलब एसेट्स में क्या होता है, इनकी वैल्यू जो है हाई होती है एसेट्स की, तो एक बार इनके हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को हम धीरे धीरे जो है वो डिडक्ट करते हैं हमारे P&L अकाउंट से। तो वो जो रिमेनिंग जो एसेट्स का पार्ट होता है, जैसे मान लो कि जो एडवर्टाइजिंग होती है, ये आपने अमोर्टाइजेशन वाली चीज़ें पढ़ी भी होंगी, जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं हमारे बिजनेस की, तो उसका जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, तो वो जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा, मान लो हमें 5 लाख रुपीज़ की एडवर्टाइजमेंट की, तो अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा P&L अकाउंट में डेबिट कर दें तो क्या होगा, एक साल में अगर हम इकट्ठा ये 5 लाख रुपए डेबिट कर दें तो हमारे प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल माइनस में चले जाएंगे, यानी कि हमें लॉस होगा। क्योंकि हमने एक साल के P&L के अंदर ही जो ये खर्चा है 5 लाख का ही दिखा दिया। लेकिन अगर हम फायदे की देखें कि ये जो एडवर्टाइजमेंट में हमें खर्चा किया, इसके हमें फायदे कितने टाइम तक पीरियड के लिए मिलेंगे, तो लगभग 4-5 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमें मिलेंगे उनके फायदे, तो उस खर्चे के। लेकिन हमने शो कहाँ कर दिया उसको, एक ही साल के अंदर दिखा दिया उस खर्चे को, तो इस तरह से चीज़ गलत हो जाएगी ना। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो ये खर्चा होता है, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं जिनके फायदे जो हैं हमें एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं, उनको धीरे धीरे, मतलब एक पार्ट्स के अंदर डिडक्ट किया जाता है P&L अकाउंट से। और जो मान लो 5 लाख रुपए हमने माने थे कि 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो हम मानते हैं कि इस 5 लाख रुपए का जो हमने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया है, इसके बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, 1 लाख रुपए, तो अब इस 5 लाख को 5 साल के हिसाब से डिवाइड करें तो 1 लाख रुपए आ गया, तो 1 साल का, तो हम 1 लाख रुपए हर साल P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे, यानी कि हमारे प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे 1 लाख रुपए। और जो बाकी के बचेंगे 4 लाख रुपए, उनको बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे।
एसेट साइड कि ये हमारी 4 लाख की जो है वो एसेट्स हैं, इनके फायदे हमें अगले साल मिलेंगे। यानी कि अभी हमने खर्च तो कर दिया, तो एक तरह से एसेट्स, तो हर साल जैसे अगली साल फिर हम 1 लाख रुपए P&L में दिखाएंगे और बाकी कितने बचे 3 लाख रुपए फिर एसेट साइड दिखाएंगे, तो उसी को बोला जाता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली एलोकेटिंग एन एसेट्स परचेज प्राइस, यानी कि ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे से एक एसेट्स का जो परचेज प्राइस है उसको एलोकेट करना टू एन एक्सपेंस ओवर द कोर्स ऑफ एसेट्स एनी एंटिसिपेटेड यूजफुल लाइफ, की जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ है उस टाइम पीरियड तक उस एसेट्स को धीरे धीरे डिडक्ट करना, ग्रेजुअली उसको P&L अकाउंट से डिडक्ट करना जब तक हमें उसके फायदे मिलेंगे, ठीक है। एंड मूविंग द एसेट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट टू द इनकम स्टेटमेंट, यानी कि वो जो पैसे हम 4 लाख फिर 3 लाख फिर 2 लाख और फिर 1 लाख बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहे हैं, उनको धीरे धीरे P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट को ही इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है, यानी कि बैलेंस शीट से उनको धीरे धीरे P&L अकाउंट की तरफ मूव करना, मूविंग द एसेट फ्रॉम बैलेंस शीट टू इनकम स्टेटमेंट। तो वो धीरे धीरे से किसी एसेट्स की वैल्यू को P&L में डिडक्ट करना ही होता है अमोर्टाइजेशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये टर्म्स समझ आ गई होंगी। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि वेरियस सोर्सेज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल, यानी कि एक कम्बिनेशन अलग अलग सोर्सेज ऑफ कैपिटल का, तो वो क्या होगा अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन तो हमने अभी बात की क्या होता है कि कैपिटल जो एसेट्स है उसको डिडक्ट करना धीरे धीरे, तो ये तो नहीं होगा। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या बात करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट टर्म कि जो हमारी एसेट्स हैं या जो हमने फंड्स रेज किए हैं तो उनका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यहाँ पर हम कम्बिनेशन की बात नहीं करते, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स का या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन के अंदर हम अमाउंट्स की बात करते हैं कि कितनी अमाउंट हमें कौन से सोर्स ऑफ कैपिटल से ली है, लेकिन जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम प्रोपोर्शन, उसके अंदर हम रेशो की बात करते हैं कि हमने कितनी कैपिटल जो है इक्विटी से ली है, कितनी डेट से ली है, तो वो एक कम्बिनेशन यहाँ पर हम बनाते हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम आ सके। तो ये यहाँ पर एक हम कम्बिनेशन बनाते हैं और इस कैपिटल स्ट्रक्चर की ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। इन सारी टर्म्स का इतना जिक्र नहीं होता, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है यही इंपॉर्टेंट होता है, इसी को बोला जाता है कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल। तो जो राइट जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, एज पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज, इनमें से कौन सी अप्रोच के अकॉर्डिंग ए फर्म फाइनेंसिज ए पार्ट ऑफ इट्स परमानेंट वर्किंग कैपिटल विद शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चार जो है वो अप्रोचेज दे रखी हैं। किसकी अप्रोचेज है ये, वर्किंग कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट की कि कैसे हम वर्किंग कैपिटल के अरेंजमेंट करते हैं उससे रिलेटेड अप्रोच है। ये हमने जो क्लास की है जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट करवाया उसके अंदर बात की है इनकी। तो वर्किंग कैपिटल की हमने बात की थी, क्या होती है, डेली की जो वर्किंग है उसको मैनेज करने के लिए जो हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कैपिटल की जरूरत होती है, उसी को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। तो उन वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाता है, उनकी ये अप्रोचेज है, मैचिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव। ये ट्रेडिशनल अप्रोच वैसे ही नाम दे रखा ऑप्शन में, ऐसी कोई अप्रोच नहीं होती, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की कोई ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं होती। तो इन अप्रोचेज में से कौन सी अप्रोचेज ये बात बोलती है कि एक फर्म, एक कंपनी जो है वो अपनी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, परमानेंट यानी कि वो वर्किंग कैपिटल जो लॉन्ग टर्म, मतलब एक तरह से जो हमेशा रहेगी बिजनेस के अंदर। वैसे वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि डेली मतलब डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस के अंदर उनके लिए जो कैपिटल की जरूरत होती है। लेकिन परमानेंट वर्किंग कैपिटल में वो कैपिटल आती है जो एक बार हमने बिजनेस के अंदर लगा दी तो वो परमानेंटली रहेंगी। जैसे कि हमने जो हमारा ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जो फर्नीचर वगैरह है वो लगाए हैं तो उनकी तो ज़रूरत हमें हमेशा परमानेंटली रहेगी। तो ऐसे ही कुछ और जो मतलब जैसे कि जो गार्ड वगैरह होते हैं, मतलब एक जो फैक्ट्री है उसके बाहर जो गार्ड है उसकी सैलरी की जो पेमेंट है वो हमें हमेशा करनी ही पड़ेगी, तो वो फिक्स्ड होती है। तो ऐसी कैपिटल जो हमें परमानेंटली रिक्वायर्ड हो उसको बोला जाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल
के लिए जो पैसे हैं उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से लिया जाए, यानी कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है, दो सोर्सेज होते हैं पैसे लेके आने के बिजनेस के अंदर। एक लॉन्ग टर्म जहां पर हम लंबे टाइम के लिए पैसे उधार लेते हैं या इक्विटी से लाते हैं, और एक शॉर्ट टर्म यानी कि हम शॉर्ट टर्म 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए पैसे बिजनेस के अंदर लाते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है यानी कि 1 साल से कम टाइम पीरियड के वाले जो पैसे हैं उनका यूज करना परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो ऐसी बात कौन सी अप्रोच बोलती है कि परमानेंट जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए जो पैसे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेके आना। ये बात कौन सी अप्रोच बोलती है इनमें से? तो मैचिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव। अब इन तीनों को एक एक को समझते हैं। एग्रेसिव अप्रोच क्या बोलती है? एग्रेसिव अप्रोच बिल्कुल एग्रेसिव होती है। एग्रेसिव का मतलब यहाँ पर चाहे हमें पैसे जो वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चाहिए, या फिर मतलब शॉर्ट टर्म यहाँ पर हम टेम्परेरी से इसको वो करते हैं, या तो हमें टेम्परेरीली चाहिए पैसे या हमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। दोनों के लिए पैसे जो हैं वो हम शॉर्ट टर्म फंडिंग से यूज करते हैं, यानी कि 1 साल से कम टाइम पीरियड वाले जो पैसे हैं उनका यूज करते हैं हम परमानेंट के लिए भी और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है उसके लिए भी। ये बात बोलती है अग्रेसिव अप्रोच। कंजर्वेटिव इसकी बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर बिल्कुल कंजर्व हो जाता है, मतलब कि जो हमें हमारी जो टेम्परेरी कैपिटल है उसके लिए भी हम उसका भी एक पार्ट हम लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज हैं उनसे फुलफिल करते हैं, कि लंबे टाइम तक के लिए पैसे ले लेते हैं, उसमें एक पोर्शन जो है वो टेम्परेरी का लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और जो परमानेंट है उसके लिए तो लॉन्ग टर्म का करते ही हैं। ये बिल्कुल कंजर्व है कि पैसे कम ना पड़ जाए उसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए, इसीलिए लंबे टाइम तक वाले जो सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म वाले सोर्सेज हैं, उनसे पैसा ले लिया जाता है कंजर्वेटिव में। और अग्रेसिव में ऐसा होता है कि पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने हमें, तो जो परमानेंट जो कैपिटल है उसके लिए भी, वर्किंग कैपिटल है उसके लिए भी शॉर्ट टर्म वाले सोर्सेज का ही यूज किया जाता है, ठीक है। और मॉडरेट और एवरेज अप्रोच क्या होती है, ये इन दोनों के बीच का होती है, कि इसके अंदर क्या होता है कि हमें ना तो बिल्कुल एग्रेसिव होना है और ना कंजर्वेटिव होना है। ये मॉडरेट जो या एवरेज अप्रोच बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे मूव करें तो ये एक अप्रोच और रहेगी मैचिंग अप्रोच। मैचिंग अप्रोच क्या होती है? मैचिंग अप्रोच के अंदर हम बिल्कुल मैच करते हैं टाइम पीरियड को, यानी कि हमें 5 महीने के लिए अगर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए 5 महीने के लिए, तो हम उसके लिए 5 महीने के लिए ही उनको पैसे लेके आएंगे बिजनेस में, यानी कि 5 महीने के लिए उनको उधार पे लेंगे, पैसे लाएंगे बिजनेस में। अगर हमें 5 महीने के लिए चाहिए, हमें 1 साल के लिए पैसे चाहिए हैं, तो हम 1 साल के लिए ही उनको उधार में लेंगे। तो यानी कि जो टाइम पीरियड है वो हम बिल्कुल मैच करेंगे। मैचिंग अप्रोच के अंदर ये होता है। तो अब क्वेश्चन में बोला गया था कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए भी शॉर्ट टर्म फंडिंग जो है उसका यूज किया जाए, तो ऐसा कौन सी अप्रोच बोलती है? एग्रेसिव अप्रोच। यहाँ पर बिल्कुल एग्रेसिव हुआ जाता है कि अगर हमें परमानेंटली पैसे चाहिए तो भी हम शॉर्ट टर्म के लिए ही जो फाइनेंसिंग है उसी का यूज करेंगे। ये एग्रेसिव अप्रोच बोलती है। कंजर्वेटिव में इसका अपोजिट होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव में क्या बोला जाता है कि टेम्परेरी जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए भी लॉन्ग टर्म, कुछ हद तक लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज है उनका यूज किया जाए, तो इसलिए कंजर्वेटिव भी नहीं होगी। ट्रेडिशनल जो है वो वर्किंग कैपिटल की अप्रोच होती ही नहीं है। मैचिंग में यहाँ बिल्कुल मैच किया जाता है टाइम पीरियड को। तो अग्रेसिव जो अप्रोच है, थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये तीनों अप्रोचेज दे रखे हैं, ये हमने जो वीडियो है उसके अंदर, जो कंप्लीट सिलेबस वाली वीडियो है उसके अंदर भी कवर की है। आप वहाँ से जाके अच्छे से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर की जो अप्रोचेज हैं, जो थ्योरीज हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की जो अप्रोचेज हैं उनमें से कौन सी अप्रोच ये बोलती है कि जो डेट फाइनेंसिंग है, डेट फाइनेंसिंग यानी कि डिबेंचर से जो हम पैसा लेते हैं वो फाइनेंसिंग, उसको बोला जाएगा डेट फाइनेंसिंग। जो डेट फाइनेंसिंग है वो स्टार्टिंग में इनिशियली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म, कि फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती है डेट फाइनेंसिंग स्टार्टिंग में। हाउएवर एक्सेस डेट फाइनेंसिंग बियॉन्ड ए पर्टिकुलर, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डेट है उसका अगर हम यूज करते जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, अगर ज़्यादा तक हम डिबेंचर्स का ही यूज करते रहते हैं पैसों की रिक्वायरमेंट के लिए, तो फर्म की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। इनमें से ये कौन सी अप्रोच बोलती है? तो यहाँ पर 4 अप्रोचेस दी गई हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी हमने बात की थी प्रपोर्शन की, कितनी
किस सोर्स से हम कितनी कैपिटल ला रहे हैं, वो जो रेशो होता है वो उसकी बात करते हैं। तो ये जो थ्योरी, जो अप्रोचेज है कैपिटल स्ट्रक्चर की, ये क्या बताती हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर का हम जो डिसीजन लेते हैं, जहाँ पर हम डेट और इक्विटी का रेशो जो डिसाइड करते हैं, तो क्या इस रेशो का फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं, ये बताती है ये सारी थ्योरीज। इनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में किया है उस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने कंप्लीट जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कवर किया है। तो अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखे तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले वो जाके देखें, तभी आप जो ये क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब हम एक बार समझ लेते हैं मोटा मोटा कि ये जो थ्योरीज है वो किस बारे में बात करती है। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन रेलेवेंट है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में बात करती हैं ये थ्योरीज। तो इनमें पूछा गया कि ऐसी कौन सी अप्रोच है जो ये बोलती है कि जो डिबेंचर्स हैं उनका अगर हम यूज करते हैं, मतलब इक्विटी और डिबेंचर्स दोनों का यूज करते हैं, तो हम इनके अंदर क्या करते हैं, डिबेंचर का अगर यूज इक्विटी के कंपैरिजन में बढ़ाते हैं और इक्विटी का कम करते हैं, तो उस केस में एक फर्म जो है उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होती है, और फिर अगर एक पॉइंट के बाद हम डिबेंचर्स को बढ़ाते ही जाते हैं, ज़्यादा डिबेंचर का यूज करते रहते हैं बिजनेस के अंदर, तो फर्म की जो वैल्यू है वो कम होने लग जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी अप्रोच बोलती है? तो अगर हम बात करें मोटा मोटा नेट इनकम अप्रोच की और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की, तो जो नेट इनकम अप्रोच है वो ये बोलती है कि जितना ज़्यादा हम डेट यूज करेंगे उतनी ज़्यादा एक फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, ये बात सीधा सीधा ये बोलती है। नेक्स्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम जो अप्रोच है वो ये बोलती है कि हम जो डेट और जो इक्विटी का जो रेशो है, यानी कि ये डेट इक्विटी का रेशो मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें चाहे कितने भी चेंज करें, कितना भी डेट को यूज इंक्रीज करें, कितना भी इक्विटी का कम करें, इससे फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्म की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। ऐसी बोलती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि जो डिबेंचर्स हैं और जो इक्विटी है उनके प्रोपोर्शन में अगर चेंज किया जाए तो फर्म की वैल्यू अफेक्ट होती है। कैसे होती है? अगर डिबेंचर्स का यूज हम बढ़ाते हैं तो एक टाइम के बाद अगर बढ़ाते जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में अगर बढ़ाते हैं तो फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम डिबेंचर्स का यूज बढ़ाते ही जाते हैं तो एक पॉइंट के बाद ऐसा आता है कि डिबेंचर की वैल्यू बढ़ाने से फर्म की वैल्यू कम होने लग जाती है, घटने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मोदिग्लानी और मिलर अप्रोच। मोदिग्लानी और मिलर अप्रोच, इसके दो पार्ट हैं, एक टैक्सेस को इग्नोर किया जाए और एक टैक्सेस को अज्यूम किया जाए। जब टैक्सेस को इग्नोर किया जाता है तो ये बिल्कुल नेट ऑपरेटिंग वाली बात बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का या डेट इक्विटी के रेशो का कोई फर्क नहीं पड़ता फर्म की वैल्यू पे। और जो जहाँ पे टैक्सेस को अज्यूम किया जाता है वहाँ पे ये बोलती है कि जितना टैक्स बेनिफिट मिलता है डिबेंचर्स के ऊपर, जो डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर जितना टैक्स बेनिफिट मिलता है, और टैक्स बेनिफिट क्या कैसे मिलता है इसकी हमने उसमें बात की है, तो अब हम यहाँ पर चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। जो डिबेंचर्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, तो जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं डिबेंचर के ऊपर, सिर्फ उतनी ही वैल्यू जो है वो फर्म की इंक्रीज होगी डिबेंचर्स का ज़्यादा यूज करने से। ठीक है, ये बात बोलती है मोदिग्लानी और मिलर अप्रोच। तब तो अब अगर हम देखें क्वेश्चन के हिसाब से, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि ये अप्रोच ही बोलती है कि एक्सेस जो डेट है उसका यूज करने से एक बार तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो वैल्यू है फर्म की वो डिक्रीज होने लग जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है। ठीक है, तो राइट जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड। यहाँ पे देखो ये कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं, ये हमने कंप्लीट करवाई है। ट्रेडिशनल अप्रोच एजेरा सोलोमन ने दी थी। एक मिडवे है जो नेट ऑपरेटिंग और नेट इनकम है, यानी कि इनके बीच की बात बोलती है, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम की। यहाँ पर ये डायग्राम से भी मैंने समझाया था। इसके अंदर 3 स्टेजेज होती हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे जैसे हम डिबेंचर्स का ज़्यादा यूज करते हैं उससे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कम होती है। टोटल कॉस्ट कम होगी तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद डिबेंचर्स की कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है। डिबेंचर की कॉस्ट बढ़ेगी तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो फर्म की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो अप्रोच है वो बोलती है कि डिबेंचर्स का एक जुडिशियस यूज किया जाए तो फर्म की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो वैल्यू है वो वापस से डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी फर्म की वैल्यू। ठीक है, तो राइट आंसर आपको पता चले गया, ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे कुछ एमसीक्यूज फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करवाने की, लेकिन हम एक बार जो सिलेबस है एक बार उसको करवाने पे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो आप खुद से भी कर सकते हो। गूगल पे आप जो है पर्टिकुलर यूनिट जिसकी भी प्रैक्टिस करना चाहते हो वहाँ पे सर्च करके काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं काफ़ी सारे साइट्स के, तो प्रैक्टिस आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको करवाने की, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो सिलेबस को देंगे कि पहले आपका सिलेबस जो है वो 50% एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर हम रेगुलर एमसीक्यूज का जो सेशन है वो लेके आएंगे। ठीक है। अब आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप ये जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।